होएगा। ओके ठीक है। गुड इवनिंग सर। चलो सर, गुड इवनिंग। किस बात का गुड इवनिंग सर? जीएसटी क्लास का गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज हम लोग जीएसटी में क्या पढ़ेंगे सर? जीएसटी में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जोर शोर से डिस्कस कर रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है एकदम क्लास में। अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा अंदर चले आए हैं सर इनपुट टैक्स क्रेडिट में। ऐसे आईटीसी है क्या, आईटीसी का ओवरऑल कैलकुलेशन क्या होता है, क्रेडिट का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्रेडिट लेजर में कैसे जाते हैं, ठीक है। इस तरह का काफ़ी सारा बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन सर अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमें आगे लेके जाएगा। और जैसे कि आप सबको पता है सर, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि जीएसटी का सबसे दिमाग खाने वाला चैप्टर भी है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। और जितना दिमाग खाने वाला चैप्टर होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा प्रैक्टिस में यूजफुल रहता है। मतलब जो जीएसटी का काम करते हैं सर, लाइक एज ए जीएसटी कंसल्टेंट का काम करे या फिर जब आप लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर के हिसाब से काम करोगे, तो जब भी प्रैक्टिस होता है या प्रोफेशंस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल चैप्टर माना जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो अगर इस एंगल से सोचा जाए तो चलो सर देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में और क्या पॉइंट में डिस्कस करना चाहिए और क्या पॉइंट में डिस्कस करना बाकी है। ओके चलो मैं बात करना चालू करता हूँ, ठीक है। आज कुछ ऐसे बात करना है सर, वो अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट, मतलब हर चीज़ में क्रेडिट नहीं मिलता। कुछ क्रेडिट आपको छोड़ना पड़ता है या फिर रूल्स है कुछ उसका, किस तरह से उसका अपॉर्चनमेंट हो किया जाता है। या फिर ब्लॉक्ड क्रेडिट भी कुछ होते हैं। ब्लॉक्ड क्रेडिट इन द सेंस कि कुछ प्रोडक्ट में ऐसे हैं सर जिसमें आपको क्रेडिट मिलता ही नहीं है, ऐसा भी प्रोडक्ट मिलता है। तो वो सब कुछ बातें हैं, बहुत ही डिटेल्स है। चलो सर एक एक करके बात को बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस याद है तो सुविधा रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग भूल चुके हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा सर? अगर भूल चुके हो तो मुझे थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा। यस सर, अगर भूल चुके हो तो याद तो मुझे दिलाना ही पड़ेगा। ऐसे ये सब कॉन्सेप्ट तो याद हो जाएगा ना सर? याद है ये कुछ कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो जैसे मानो कि गुड्स रिसीव करना मैंडेटरी है। हाँ सर, गुड्स रिसीव करना मैंडेटरी है, जैसे कि वो याद है लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था। ये बड़ा अच्छा चर्चा था सर। स्क्रीन शेयर है ना सर? हेलो, स्क्रीन शेयर है सर आप लोगों के साथ? हाँ सर। है सर। ठीक है, ये सब याद है सर? रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बिल टू शिप टू मॉडल, दैट मीन्स जिसके पास बिल होगा उन्हीं के थ्रू से बात बनता है। मतलब जरूरी नहीं कि गुड्स हमेशा आप रिसीव करो फिर भी क्रेडिट मिल सकता है। हाँ सर, उसका पूरा एकदम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ हम लोगों ने पढ़ा था। एकदम जबरदस्त मजा आया था इसमें पढ़ने में कि लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से मध्य प्रदेश, अलग अलग जगह में गुड्स जा रहा था। बट उसके ऊपर एक बहुत अच्छा चर्चा था सर कि ए बी को सप्लाई कर रहा है, बेसिकली सप्लाई ए से बी का है बट जा रहा है सी के पास। डायरेक्टली सी रिसीव कर रहा है, बी रिसीव नहीं कर रहा है, तो क्या बी को क्रेडिट मिलेगा? ठीक है, ऐसा कुछ चर्चा हुआ था। तो यस सर, क्रेडिट मिलेगा, उसके रिगार्डिंग वो बिल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग कुछ एरिया था। फिर उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने जबरदस्त पढ़ा था। यस सर, सेक्शन 16 के बारे में बहुत अच्छा चर्चा हुआ था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, ठीक है, ये सब डिस्कशन बहुत अच्छे से हो गया था सर। ओके सर, चलो अब कुछ आगे बात करना पड़ेगा। जैसे कि आज क्या बात करेंगे सर? सर आज बात करेंगे कुछ वाइटल पॉइंट में, जैसे कि आज सेक्शन 17 में कुछ वाइटल चर्चा करेंगे। जीएसटी मतलब इनपुट टैक्स, जीएसटी एक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट में कुछ वाइटल डिस्कशन है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा नजर डाले हो तो क्या दिख रहा है आपको? रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी इन प्रोपोर्शन टैक्सेबल सप्लाईज का, बिजनेस पर्पस का, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17। बहुत वाइटल डिस्कशन है सर। एंड और एक वाइटल डिस्कशन है, दैट इज आईटीसी नॉट अलाउड ऑन सर्टेन सप्लाईज। कुछ सप्लाईज में आईटीसी अलाउड ही नहीं होता, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। मजा आएगा सर, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा याद करो, नॉर्मल आईटीसी का कैलकुलेशन ऐसा होता है ना सर? सिंपल सिंपल आईटीसी का कैलकुलेशन याद है सर? अंडरस्टैंडिंग इनपुट क्रेडिट, प्रीवियस 2-3 क्लासेस में आईटीसी का हम लोगों ने एकदम सिंपल लेवल में चर्चा किया कि अगर आप 450 का क्रेडिट आपके पास है और सॉरी
अगर आपके पास 300 का क्रेडिट है, सही बोल रहे हैं ना सर मैं? यस, अगर आपके पास 300 का क्रेडिट है और 450 का आपका आउटपुट टैक्स हो रहा है, तो फिर आपको करेंटली सिर्फ 150 रुपये ही देना पड़ेगा सरकार को, है ना सर? क्या हुआ सर, बोलो ना, समझ में आ रहा है या याद आ रहा है कि नहीं? These are our previous discussion. याद आ रहा है? हेलो? है ना सर। ओके सर, बस आप लोग का हाँ और ना में ही तो वेट करते रहते हैं सर। जस्ट अ सेकेंड सर, रुको, एक स्पेशल एरिया डिस्कस करना है, 2 मिनट रुको सर। यस सर, चलो थोड़ा सा अरेंजमेंट गलत हो गया था, वही मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा नोट मैं ले लिया जो मुझे आज नहीं बताना है। ठीक है सर। तो सर देखो, नॉर्मली क्या होता था जब इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम लोग चर्चा किए होंगे इससे पहले भी, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें सिंपल बताता है कि सपोज आपने प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, आप लोग अलग अलग क्या करते हो सर, हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बाई करते हैं, ठीक है, परचेस करते हैं बिजनेस के लिए। तो प्रोडक्ट ए बाई कर लिया, प्रोडक्ट बी बाई कर लिया, प्रोडक्ट सी बाई कर लिया, तो जब भी हम लोग परचेस करते हैं तो परचेस में हमें इनपुट क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो सपोज इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा, आप टैक्स पे करते हो, जो अमाउंट का टैक्स आप पे करोगे, सपोज ए प्रोडक्ट बाई किया था आपने, 100 का क्रेडिट आपको मिला था। आपने बी प्रोडक्ट बाई किया था, परचेस किया था सेल करने के लिए, तो उसमें आपको 120 का टैक्स दिया था, वो क्रेडिट है आपका। यहाँ पर आपने 80 का टैक्स पेमेंट किया सी प्रोडक्ट के लिए, तो कुल मिला के 100 प्लस 80 प्लस 120 कितना हो जाएगा सर, 300। अब ये तीनों प्रोडक्ट आपने सेल किया, तो सेल मतलब आपका क्या है, आउटपुट, और ये बाई मतलब आपका क्या है सर, इनपुट, है ना। सेल मतलब आउटपुट है, बाई मतलब इनपुट है। तो दीज थ्री प्रोडक्ट जब आपने परचेस किया था, तो उसमें आपने जो टैक्स पे किया था उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, ओके। और जब आपने यही तीनों प्रोडक्ट को सेल किया तब आपने टैक्स कलेक्ट किया, और आपको गवर्नमेंट बोलता है, आपको कौन बोलता है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर ये क्या ड्रॉ कर रहे हो सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं बहुत दिन ड्रॉ नहीं किया गवर्नमेंट को, चलो देखते हैं, भूल गया क्या, नहीं बहुत दिन नहीं किया, थोड़ा सा याद है लग रहा है। चलो सर, अरे समझने लायक है सर, चलो बहुत बढ़िया एकदम। तो ये अपना कौन है सर, जीओआई, दिल्ली में बैठे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग दिशा में भारत के, वो भी हमें दिखता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स है, तो बेसिकली जब आप सेल करते हो तो नॉट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो सीजी है, इसके साथ साथ एसजी, जैसे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु पे, केरला पे, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गोवा में, सिक्किम में, कहाँ नहीं है, हर जगह में एक एक स्टेट निकल जाता है। तो आपको अल्टीमेटली जब आप टैक्स पे करोगे, मतलब जब आप सेल करोगे, तो सरकार आपको बोलेगा कि भाई 2 टैक्स दो, ठीक है। तो तब आपको एक्चुअली टैक्स आपका अमाउंट हो रहा है 450, बट आप क्या बोल रहे हो सर कि 450 मत मांगा करो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 300 का क्रेडिट है, ठीक है। तो 450 से आप 350 लेस, 300 लेस करते हो, तो गवर्नमेंट को आप अभी सिर्फ 150 देने के लिए आपके पास, मतलब आप रेडी हो, और यही देना पड़ता है, ठीक है। 150 आपका टैक्स पेबल होता है, जीएसटी पेबल आपके थ्रू से पेमेंट होगा गवर्नमेंट के पास, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव क्रेडिट। और आपको पता है ना सर, ये क्रेडिट कैसे मेंटेन होता है, आप लोगों को पता है, याद है सर, क्रेडिट कैसे मेंटेन होता है। क्रेडिट मेंटेन के लिए ये सब डिटेल्स आप लोगों को मैंने बताया था, एकदम बहुत अच्छे से याद होगा आपको, कि जैसे ही मिस्टर यहाँ पर एक मिस्टर ए बी का एक खेल हुआ था, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, मिस्टर ए और बी के बीच में, मिस्टर ए कौन था यहाँ पर, मिस्टर ए गुड सेल कर रहा था टू मिस्टर बी को, मिस्टर ए कौन सा फाइल कर रहा था, GSTR 1, ठीक है, जिसमें वो अपना डिटेल्स ऑफ सप्लाई डाल रहा था। फिर ये जो डिटेल्स ऑफ सप्लाई GSTR 1 में डालता है,
उसका जीएसटीआर 1 गेट्स रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A ऑफ मिस्टर बी। मतलब ये जो भी सप्लाई बोल रहा है ना, तो किसको सप्लाई किया? मिस्टर बी को सप्लाई किया। तो मिस्टर बी के पास क्या होता है? जीएसटीआर 2A। तो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 1 से डेटा गोज फ्रॉम जीएसटीआर 2A टू जीएसटीआर 2। अब जीएसटीआर 1 का डेटा रिफ्लेक्ट करेगा जीएसटीआर 2A में, ठीक है। जो भी जीएसटीआर 1 का डेटा होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा मिस्टर बी के नाम पे जीएसटीआर 2A में। और इस जीएसटीआर 2A में डेटा कहाँ आएगा सर? जीएसटीआर 2 और मिस्टर बी पे। जब वो एक्सेप्ट करेगा, मिस्टर बी क्या फाइल करेगा? जीएसटीआर 2। तो ये सिंपल बात है कि मिस्टर बी जो अपना बायर है, यहाँ पर आईटीसी किसके पास है? मिस्टर बी के पास है। तो अगर मिस्टर बी को आईटीसी क्लेम करना है तो उसको मैच करना पड़ेगा मिस्टर ए के सप्लाई के साथ। मिस्टर ए का सप्लाई के साथ मिस्टर बी का बाई जब तक मैच नहीं करता तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जैसे ही मैच कर जाए तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे हिट करता है सर, है ना सर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे हिट करता है। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहाँ मेंटेन होता है? ये तो जीएसटी काउंसिल का साइट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये जीएसटी काउंसिल का साइट है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे करंट गवर्नमेंट का जो फाइनेंस लेवल में जो लोग हैंडल करते हैं, निर्मला सीतारमन जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उनका इमेज है बिकॉज सी इज करेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके ओके। तो ये सब पुराने हैं, जैसे ये कभी अपना राष्ट्रपति थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ठीक है। ये सब हमारा करंट जीएसटी काउंसिल का मेंबर वगैरह है। लेकिन ये जीएसटी का जो पोर्टल है, यू ऑल नो सर, इसी पर्टिकुलर यहाँ पर ही सारा का सारा डेटा अपडेट होता है, ठीक है। अभी थोड़ा चेंज हो गया है ये साइट, ठीक है। अभी ये साइट थोड़ा चेंज हो गया है। ये साइट से चेंज होके हम लोग एक दूसरा साइट में गए हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है, किस तरह से हर चीज हुआ है। वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। लेकिन करेंट पॉइंट क्या है? करेंट पॉइंट है सर, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वहां पर सारा का सारा डेटा शो करेगा जिसे भी आईटीसी मिलने वाला है, ठीक है। तो मिस्टर बी को अगर आईटीसी लेना है तो क्रेडिट लेजर में शो होगा, तभी जाके वो अपना क्रेडिट ले सकता है, या फिर अगर उसको रिफंड मिलेगा तो रिफंड क्लेम कर सकता है। सर ये सब तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। हाँ सर ये सब तो पढ़ के आ चुके हैं। तो फिर क्या कनेक्शन है आज इसके साथ? सर कनेक्शन तो ऐसा कुछ है नहीं, बट क्या करें ना सर, कनेक्शन हर बार आ ही जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना सर जो मैं बात करूंगा। पुराना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब नया कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा कनेक्ट करना है कि ये जो आईटीसी का बात है ना, कभी कभी क्या होता है, आईटीसी में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। आई होप थोड़ा सा आपको कनेक्ट हो गया, तार जुड़ गया होगा। अब आईटीसी में रेस्ट्रिक्शन का बात है सर। तो जब बात आईटीसी में रेस्ट्रिक्शन का है, अरे सर ये क्या चल रहा था बोलो तो, ये हम लोग सीरियल वगैरह देखते हैं टीवी में, तो थोड़ा सा क्विक रिकैप करता है। क्विक रिकैप में क्या होता है, ये लास्ट वीक जो हुआ था एपिसोड में, वो एपिसोड को एक बार याद दिलाया जाता है। तो मैंने भी वही कोशिश किया आप लोगों के साथ कि थोड़ा क्विक रिकैप करके लास्ट दिन का थोड़ा सा आपको याद दिलाया, ताकि आप कनेक्शन कर पाओ, ठीक है, कि हाँ अच्छा यहाँ तक स्टोरी खत्म हुआ था। तो स्टोरी चालू हो रहा है सर, आज का स्टोरी फिर से चालू हो रहा है। अरे क्या हो गया पेन को? ये पेन कभी कभी इतना डिस्टर्ब करता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी इन प्रोपोर्शन ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एंड बिजनेस पर्पसेस, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में कहा गया है आईटीसी इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब क्या? होल। हाँ सर, प्रोपोर्शनेट मतलब, हाँ सर, प्रोपोर्शनेट का मतलब होल होता है क्या? पूरा नहीं सर, कुछ पार्ट। ओके, प्रोपोर्शनेट मतलब कुछ पार्ट। आईटीसी इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ द गुड्स और सर्विस इन द टैक्सेबल और जीरो रेटेड पार्ट ऑफ द सप्लाई। या तो टैक्सेबल पार्ट के लिए या तो जीरो रेटेड, मतलब कुछ सप्लाईज ऐसे भी होते हैं जिसमें जीरो रेट लगता है, कोई टैक्स का मतलब जीरो रेट का परसेंटेज होता है। फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है, बिजनेस पर्पस में करते हो तो इसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट हेडिंग में जाएंगे, हेडिंग 4 में नीचे बात करेंगे। और एक होता है सर आईटीसी हैज बीन ब्लॉक्ड फॉर स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज इलाबोरेटेड, ये भी हम लोग नीचे बात करेंगे। अब जो भी बातें नीचे होंगे सर, ये सब डिटेल्स में बातें होंगे, एकदम डिटेल्स में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पूरा दिया हुआ है। तो प्रोविजंस को मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं प्रोविजंस पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो, प्रोविजंस को मैं थोड़ा सा समरीटिकल वे में बता देता हूँ, फिर इसका मैं यूज आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो सर, तो क्या बात करना है सर? अपॉर्चुनमेंट क्रेडिट पे। क्रेडिट तो मिलेगा बट पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। तो ये प्रोपोर्शनेट क्रेडिट कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, इसी के बारे में चर्चा होगा। आप लोग देखना, बड़ा ही मजा आने वाला है। क्यों सर, मजा क्यों आएगा? अरे जीएसटी सीखने को मिलेगा, मजा नहीं आएगा क्या? देखो सर क्या होता है रियलिटी में। Provision of Section 17 relating to apportionment of credit and blocked credit read with relevant rules are summarized as under। देखो सर, apportionment of credit,
मैं थोड़ा सा पहले रूल बताऊंगा। जब मैं रूल बताऊंगा, जैसे हमेशा होता है, जैसे कि हम लोग जीएसटी इनकम टैक्स क्लास में भी बहुत लोग देखते होंगे कि सर वहां पर भी जो प्रोविजंस पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि दूर दूर का नाता नहीं समझ में आता। यहाँ पर भी कुछ ऐसे फीलिंग आ सकता है आपको अभी जब मैं प्रोविजंस बताऊंगा, लेकिन सर फिर भी थोड़ा रीड करना है। पहले प्रोविजंस को रीड करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो फिर क्या होगा, आप रिलेट भी कर पाओगे और कनेक्शन भी हो जाएगा। तो थोड़ा टैक्स को ऐसे ही पढ़ना पड़ता है सर, पहले रूल बनता है और फिर उस रूल के बेसिस में एडजस्टमेंट बनता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा सर, कोई उपाय नहीं है। एक एक बंगाली में एक बहुत फेमस शो होता था, उसमें एक बहुत सुंदर डायलॉग होता था। डायलॉग कुछ ऐसा था, किसी को याद है तो हाँ ना बोल सकते हो सर। बोलता है डू और डाई कोनो उपाय नहीं। किसको याद है, कहाँ बोलता था, किसी को याद है? ये बहुत एक शो चलता था, मोस्ट प्रोबेबली जी में चलता था। डू और डाई कोनो उपाय नहीं, कौन बोल सकता है? रोशनी, रोशनी बोल सकता है? चौथा। ना दादा। ये तुम लोग नहीं देखे है सर, एक टाइम पे ना होता था टीवी में, हाउ माऊ खाओ बोल के एक शो होता था, जानते हो? हाँ है। हाँ, उसमें ऐसा होता था, वो मीर बोलता था ऐसा, डू और डाई कोनो उपाय नहीं। ओके चलो सर, क्या फर्क पड़ता है? अपॉर्चुनमेंट ऑफ क्रेडिट। गुड इवनिंग अनुज। गुड इवनिंग सर। हो गया तेरा एग्जाम का? हाँ सर, खत्म हो चलो गया सर, अभी। बढ़िया है। यस, तुम लोग का एग्जाम खत्म हो गया। अब हाँ सर। क्या हो गया सर? हाँ सर, ये तुम लोग को मेरा आवाज आ रहा है? हेलो सर, कोई थोड़ा आवाज दो ना। हेलो। आ रहा है सर, है आ रहा दादा। है। ओके सर, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। देखो सर, गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या क्रेडिट का, किस चीज का क्रेडिट होने वाला है सर? गुड्स का या सर्विसेज का? सर क्या हो रहा है गुड्स और सर्विस को लेके? यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर। क्रेडिट आपको पूरा नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप वही गुड्स को कुछ बिजनेस के पर्पस में यूज करोगे, कुछ नॉन बिजनेस पर्पस में यूज करोगे। सर नॉर्मली क्रेडिट किस चीज का मिलना चाहिए? नॉर्मली क्रेडिट किस चीज का मिलना चाहिए? जो आईटीसी, जो यूज होता है। बिजनेस पर्पस में यूज हो रहा है। वेरी गुड सर, आई एम वेरी हैप्पी। तो अगर कोई गुड्स आप बिजनेस पर्पस में भी यूज करते हो और प्राइवेट पर्पस या नॉन बिजनेस पर्पस में भी यूज करते हो, आपको आईटीसी उतना मिलेगा जितना आपका बिजनेस पर्पस के लिए है। ये तो कॉमन सेंस है सर, इसमें क्या बड़ी बात है? एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस ओनली। ओके ओके। अच्छा, यूज्ड पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल supplies. Okay, used partly for making taxable supplies and partly for exempted supplies. अच्छा, जब हम बात टैक्सेबल का करते हैं तो उसमें जीरो रेटेड भी आ जाता है। सर जीरो रेटेड मतलब सर ऐसे एक टैक्स का पूरा चार्ट है सर, रेट ऑफ टैक्स का। उसमें कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 0% टैक्स लगता है। ठीक है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें 12% टैक्स लगता है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, कोई कोई तो ऑलरेडी टैक्स का रेट चार्ट पढ़ चुके हो, और जिन लोगों ने अभी भी टैक्स का रेट चार्ट नहीं पढ़ा, डोंट वरी सर, पढ़ना तो पड़ेगा ऐसे भी और वैसे भी। ठीक है, मतलब ऐसे वैसे 2.5% का होता है। 2.5 मतलब सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, तो अल्टीमेटली हुआ कितना? 5। तो 5% का रूल होता है। जैसे अगर मैं आईजीएसटी में ही बात कर लूं, इंटीग्रेटेड में तो ऐसे नहीं होता, वो डायरेक्ट 5%। ठीक है, कुछ अमाउंट हो जाएगा 12% का, कुछ हो जाएगा 18% का, तो ऐसा ही कुछ परसेंटेज होता है सर 0% का। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जीरो रेटेड। ओके, जीरो रेटेड। तो इसलिए बोल रहे सर यूज्ड पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, बट वो जीरो रेटेड भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। मतलब जीरो है मतलब वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, आज नहीं तो कल उस पर टैक्स आ ही जा सकता है सर। आज जीरो है, कल जीरो की जगह कुछ अमाउंट उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए जीरो रेटेड को टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर ही काउंट करना। एग्जेम्प्टेड मतलब उसमें करंट ही तो कोई टैक्स नहीं है, एकदम एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं सर, यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। ऐसे केसेस में क्या लग रहा है सर, किस मतलब किस अमाउंट पे आईटीसी लग सकता है? कौन सा अमाउंट पे आपको आईटीसी अवेलेबल हो सकता है? पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज पे या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज पे? कॉमन सेंस बताओ सर। सर जो टैक्सेबल सप्लाईज। थैंक यू सर, सिंपल बात है।
एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। ओके, अगर कोई गुड्स में जीरो रेटेड भी है लेकिन वो टैक्सेबल है ना, बस टैक्सेबल सप्लाईज अगर आप करोगे तो वही आपको आईटीसी के हिसाब से मिलेगा। सिंपल बात है। ओके, तो ये सिंपल बात यहाँ पर किया जा रहा है, यही सिंपल बात यहाँ पर किया जा रहा है प्रोपोर्शनेट बेसिस में। तो यही प्रोपोर्शनेट एक्चुअली हम लोगों को भी सीखना पड़ेगा सर, यही प्रोपोर्शनेट के बारे में ही बात चल रहा है कि इस प्रोपोर्शनेट को कैसे करें। ठीक है, तो उसका रूल्स है सर, मैं आपको बताऊंगा, एकदम बताऊंगा, थोड़ा वेट कर जाओ। प्रोविजन इतना भी कोई कठिन तो नहीं लग रहा होगा क्योंकि इतना भी टफ कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब प्रोपोर्शनेट करना होता है तब थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में, थोड़ा कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट के साथ करना पड़ता है। ओके सर, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड रिवर्स चार्ज सप्लाईज। रिवर्स चार्ज आप लोग जानते हो ना सर, आरसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब नॉर्मली जो टैक्स होता है, जो आईटीसी होता है सर, वो फॉरवर्ड चार्ज में होता है। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकते हो सर? एनीवन? फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज का फर्क बता दो सर, कोई भी। फॉरवर्ड में सप्लायर टैक्स पे करते हैं एंड रिवर्स में रेसिपिएंट। थैंक यू सर। फॉरवर्ड में सप्लायर टैक्स पे करता है और रिवर्स में रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। मतलब जो सर्विस ले रहा है वही टैक्स पे करेगा सर। ठीक है, जो सर्विस या गुड्स ले रहा है वही टैक्स पे करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज। ओके, प्यार से क्या बोलते हैं सर? प्यार से बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। प्यार से बोलते हैं आरसीएम या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल वही बात कर रहा है सर, इतना भी कोई चिंता का बात नहीं है, सिंपल बात है। देखते हैं सर, ओपन हो जाओ भाई, कहाँ चला गया ये। तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में क्या बता रहा है सर? एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड रिवर्स चार्ज सप्लाईज ऑल्सो। ठीक है, एग्जेम्प्ट के अंदर रिवर्स चार्ज को भी लिया गया, और क्या लिया गया सर? and transaction supplies and transaction in securities and exclude activities specified in schedule 3. okay, except sale of land and sale of building. ठीक है, कई बार ऐसे होते हैं सर, से लैंड बेचते हैं या बिल्डिंग बेचते हैं, बट लैंड बिल्डिंग वो एक्सेप्ट होना चाहिए जिसका एंटायर कंसिडरेशन रिसीव होता है कंप्लीशन के बाद, वो भी या तो ऑक्यूपेशन होने के टाइम पे या तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के बाद, जो पहले होगा। ठीक है, तो सिंपल बात कह रहा है सर कि exempt supplies include reverse charge supplies and transaction in securities, and securities मतलब क्या है? securities मतलब शेयर डिवेंचर को सिक्योरिटीज बोलता है ना सर, आप लोग तो ये सब कंपनी लॉ में जानते ही हो। ठीक है, शेयर डिवेंचर दीज आर सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड एक्सक्लूड एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 except sale of land and sale of building when entire consideration is received post completion certificate first occupation whichever is earlier। मतलब लैंड बिल्डिंग के केस में क्या बोल रहे हैं सर कि जब लैंड बिल्डिंग बन, मतलब बेसिकली बिल्डिंग जब बन जाए उसके बाद जब सर्टिफिकेट, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट मिले या फिर ऑक्यूपेशन करे, उससे पहले जो पहले होगा उसको माना जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जेम्प्टेड है करेंटली। इसका मैं जब एग्जांपल कराऊंगा थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा सर। ठीक है, मतलब यहाँ पर एग्जेम्पशंस के बारे में बोल के रखा है, बट डोंट वरी, एग्जांपल होगा, आएगा इसका ना, तो एकदम क्लैरिटी में आपको समझ में आ जाएगा सर यह क्या बोलना चाहता है यहाँ पर। ओके सर, आप बोला तो मैं मान लिया हम लोग। ओके चलो, अच्छा, स्पेशल प्रोविजन है फॉर बैंकिंग कंपनीज एंड एनबीएफसी। स्पेशल प्रोविजन है बैंकिंग के लिए और एनबीएफसी के लिए। सर आप लोग जानते हो एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज तो बहुत बढ़िया बोला सर, बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब मैं पूछना चाहूंगा, एग्जाम्पल दे दो, समझ में आ जाएगा। मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, और बहुत सारे हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, वेरी गुड सर, और आदित्य बिरला फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, हाँ सर, फिर आपका बंधन माइक्रो फाइनेंस, बहुत सारे हैं, खत्म नहीं होगा। सर्वोदया, उज्जीवन फाइनेंस, ठीक है, सर्वोदया बोल के भी एक कुछ है, मैं भूल जा रहा हूँ नाम पूरा। ठीक है, बहुत सारे हैं, मतलब खत्म नहीं हो सकता ऐसे, एचडीबी फाइनेंस, बहुत सारे हैं। तो बेसिकली ये बैंक नहीं है, बट बैंक जैसा ही काम करता है। बैंक जैसे डिपॉजिट लेता है, ये डिपॉजिट नहीं लेता, बट आपको लोन प्रोवाइड करते हैं और बदले में आपसे इंटरेस्ट लेता है। सिंपल बात है, एनबीएफसी का यही खेल है। इनके पास हाई कैपिटल है सर, इनका दूसरा कोई बिजनेस होगा, बट लेंडिंग का भी बिजनेस करता है ये लोग। नॉर्मल बैंक क्या करते हैं, बैंकिंग के साथ एनबीएफसी का बड़ा डिफरेंस ये है कि बैंकिंग केस में आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, बट एनबीएफसी में डिपॉजिट नहीं होता। बैंकिंग डिपॉजिट भी लेता है, लेंड भी करता है, बट एनबीएफसी में डिपॉजिट होता है क्या?
एनबीएफसी में कोई कभी किसी ने सुना है कि आप बंधन माइक्रो फाइनेंस में जाके डिपॉजिट सर। करते हो या आदित्य बिरला में जाके डिपॉजिट करते हो, आदित्य बिरला फाइनेंस में जाके? हाँ सर, ऐसा कभी सुने वो हो? तो लोन प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली सर, ये लोग लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये लोग लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है सर, वेरी गुड। चलो, बेसिकली ये लोन ही प्रोवाइड करेगा आपको, यहाँ पर आपको पैसा डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं है, ये इजी लोन देगा। इंडिया बुल फाइनेंस, ये भी एक फेमस कंपनी है, डिपॉजिट नहीं लेता, ठीक है, बट लेंडिंग जरूर करेगा। तो वैसे ही कंपनी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इनके केस में क्या बात कर रहा है सर, याद रखिएगा, इनके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, अवेल कर लो प्रोपोर्शनेट आईटीसी, या फिर ऑप्शन 2, अवेल कर लो 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। या तो प्रोपोर्शनेट करके आईटीसी करना पड़ेगा, या तो 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी आपको मिलेगा। ठीक है सर, जब 50% मिलेगा तो फिर बाकी 50% का क्या होगा? जब 50% मिलेगा तो बाकी 50% का क्या होगा? रिमेनिंग 50% आईटीसी लैप्स हो जाएगा, मतलब आपको नहीं मिलेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑफ दिस 50%, ये जो 50% में रेस्ट्रिक्शन लगा जा रहा है ना, ये शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स पेड ऑन सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम एंटिटी। मतलब जब कोई बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसमें जब वो टैक्स ले रहा है, मतलब ये 50% का जो रेस्ट्रिक्शन लग रहा है ना सर, 50% का आईटीसी इनको नहीं मिल रहा है, तो सिंपल बात कह रहा है सर कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई to the tax paid on supplies received from another registration within the same entity। मतलब सेम कंपनी का दो अलग अलग ब्रांच के अंदर अगर जब कोई सप्लाईज चल रहा है, से फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस चेन्नई के साथ मुथूट फाइनेंस कोलकाता का चल रहा है, ठीक है, मुथूट चेन्नई ब्रांच के साथ मुथूट कोलकाता, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मतलब सिंपल बात है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स पेड ऑन सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम एंटिटी, सेम एंटिटी का ही अनदर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये 50% का जो एलिजिबल आईटीसी है, ये रेस्ट्रिक्शन जो है ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बट नॉर्मल केस में ये अप्लाई होगा। सर पूरा समझ नहीं आया? हाँ सर, मैं बोला था ना आपको, प्रोविजंस पढ़ रहे हैं अभी, पूरा समझ तो नहीं आएगा, अभी तो 50% ही समझ आएगा हम लोगों को। बोलो सर। ऑप्शन 2, अवेल 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, मैं समझा हाँ, नहीं। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपका आईटीसी क्या किस तरह से कैलकुलेशन होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा नहीं सर? आईटीसी कैसे मिलता है, सेल के ऊपर होता है ना, मतलब आप कितना टैक्स पे करते हो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं ना आपको कितना आईटीसी मिलता है। हाँ। जैसे ये वाला एग्जाम्पल तो याद होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने करके आया, एग्जाम्पल्स का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किया। अगर आपको मैं एक बार याद दिलाऊं, जस्ट अ सेकेंड सर रुको, अगर मैं इसी में से दिखाऊं आपको, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट में डिटेल्स में भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो सर, ये क्या है, ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा, विजय सेल्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने। हाँ सर, विजय सेल्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नहीं किया था? हाँ सर। तो वहां पर आप लोगों ने नहीं देखा कि कितना अपने आईटीसी ले रहे थे क्या? ये देखो सर, इसका टोटल कितना हो रहा था, क्वेश्चन क्या बोला था, इसका क्वेश्चन में ऐसा बोला था सर कि विजय सेल्स रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस। कितना इनवॉइस रिसीव किया सर? 100 इनवॉइस, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख का टोटल जीएसटी इसका हो रहा था। इनमें से 80% ही टोटल आउट ऑफ 100 इनवॉइस, 80 इनवॉइस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 lakhs, ठीक है। तो फिर इसी के बेसिस में हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था, इसी के बेसिस में हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था कि अगर इसका टोटल 10 लाख में से 6 लाख अपलोडेड है फ्रॉम सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अपलोड किया गया है जीएसटी ईयर 1 में, डन है, क्लास में कर चुके हैं, तो फिर इसका आईटीसी एलिजिबल कितना है? 6 लाख। तो बात यही है कि अगर 6 लाख मिल रहा है, मतलब एनबीएफसी वगैरह के केस में 50% मिलेगा, मतलब अगर एलिजिबल आईटीसी 6 लाख है तो हो सकता है कि उसको 3 लाख मिल रहा है, तो फिर बाकी 3 लाख का क्या होगा? लैप्स हो जाएगा, यही बोल रहा है यहाँ पर, स्पेशल प्रोविजन है। हम लोग आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है सर? रेस्ट्रिक्शन ना, आईटीसी रेस्ट्रिक्शन है ना आज का टॉपिक, आप लोग समझ नहीं पा रहे सर, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से इतना सारा स्टोरी करके समझा रहा था कि इतना दिन से हम लोग यही पढ़ के आ रहे थे कि आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, इसी का मजा ले रहे थे। बट आज मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आज हमारा चर्चा का विषय यह है कि आईटीसी में रेस्ट्रिक्शन आ रहा है सर,
कि आप जैसा सोच रहे हो कि आईटीसी मिलेगा, बट कुछ कुछ केस में आईटीसी में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, जिसके बारे में सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड एज वेल एज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इज आल्सो देयर, जहां पर तो आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। नहीं समझे सर? तो यहाँ पर मैं तो अभी बस आपको प्रोविजंस बता रहा हूँ कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के हिसाब से आईटीसी इज रेस्ट्रिक्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। जैसे कि एनबीएफसी सर्विस प्रोवाइड करता है, एनबीएफसी क्या करता है, गुड्स प्रोवाइड करता है कि सर्विस प्रोवाइड करता है, आप ही बता दो। बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करेगा कि गुड्स प्रोवाइड करेगा? सर्विस। नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर सिंपल बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल है, बट इसका एग्जाम्पल अभी तक नहीं किया, तो एग्जाम्पल करने से थोड़ा ज्यादा आगे का और समझ आएगा सर। लेकिन मुझे पहले आपको प्रोविजंस तो बताने दो। इतना तो याद रखो अभी कि इनको 50% एलिजिबल आईटीसी मिलेगा, जितना अवेलेबल ये कर सकता है, तो रिमेनिंग 50% लैप्स हो जाएगा। और ये जो रेस्ट्रिक्शन 50% का लगता है, अगर सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर सप्लाई चलेगा तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। ऑप्शन 1 एक्सरसाइज, कोई भी ऑप्शन आप लगा लो, एक बार ऑप्शन लगा लोगे तो फिर वो आप विथड्रॉ नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। अगर ऑप्शन 1 लगाओगे तो ऑप्शन 1 पे ही चलना पड़ेगा, ऑप्शन 2 लगाओगे तो ऑप्शन 2 में चलना पड़ेगा। सर कौन सा लगाएगा, किस पे डिपेंड करता है? सर कंपनी में जिस पे कंपनी को बेनिफिट है, कंपनी वो यूज करेगा। कंपनी में जिस पर्टिकुलर में बेनिफिट ले सकता है, कंपनी उसी ऑप्शन को यूज करेगा। बट ऑप्शन 1 एक्सरसाइज कैन नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब बैंक या एनबीएफसी के केस का ये स्पेशल केसेस है, बट एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया, करवाऊंगा सर, वेट करो। बोलो सर, यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रोविजन इतना तक पढ़ के समझ में आया कि नहीं आया? बट सर कंप्लीट समझ नहीं आएगा, थोड़ा वेट कर जाओ। लेकिन मैं बतना आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्रोविजन रीड करके थोड़ा कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। हेलो सर, कुछ तो बोलो, हाँ ना। आप लोग हाँ ना में बहुत कुछ डिपेंड करता है सर। आपका हाँ ना मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता भी है और कमाता भी है। इंक्रीज डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस डिपेंड ऑन योर हाँ और ना। ओके सर, ठीक है। आगे देखते हैं सर। अपॉर्चुनमेंट ऑफ क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस, इसी का खेल है। मैं आपको ये कैलकुलेशन है एक, बट ये कैलकुलेशन मुझे थोड़ा सा आपको क्लियर कट समझाना पड़ेगा। फिलहाल मैं थोड़ा रीड करूंगा, फिलहाल मैं बस आपको प्रोविजंस रीड करूंगा, 2 मिनट बाद आता हूं सर, फिर इसको यूज करूंगा। तो पहले रीडिंग चलेगा, फिर यूज चलेगा, थोड़ा पेशेंस बरकरार रखे सर, टेस्ट क्रिकेट है अभी। सर इंडिया हार गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे, मैं बड़ा दुखी हूँ, बट कोई बात नहीं सर, न्यूजीलैंड अच्छा खेला। सर सभी दुखी है। सभी दुखी हैं, यस सर, सभी को दुखी होना चाहिए। हाँ सर, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। अनुज बोल रहा था कुछ। यस सर, न्यूजीलैंड को अच्छा ही खेल दिया सर। अच्छा देखो, अपॉर्चुनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। अब इनपुट का मतलब तो आप लोग जानते हो, और इनपुट सर्विस का मतलब भी आप लोग जानते हो, ठीक है। इनपुट सर्विस मतलब जो सर्विस हम दे रहे हैं उसी को इनपुट सर्विस बोलते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट इसके अंदर कुछ स्पेशल बातें होंगे। ये कैलकुलेशन है, टी टी में क्या आता है, टोटल इनपुट टैक्स। टोटल इनपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनपुट टैक्स का मतलब क्या है सर, परचेज टैक्स। जब कोई गुड्स परचेस करते हैं या सर्विस परचेस करते हैं तब इनपुट टैक्स क्रिएट होता है ना। गुड्स परचेस और सर्विस परचेस, तो जब आप गुड्स या सर्विस लेते हो तभी आपका इनपुट टैक्स क्रिएट होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे सर, ये तो हम लोग तभी से देख रहे हैं। ओके, तो इनपुट टैक्स कैसे क्रिएट होता है, वी ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है। तो इनपुट टैक्स डिपेंड करता है, गुड्स के केस में इनपुट गुड्स लेते हो तो इनपुट आएगा, या फिर सर्विस भी लोगे तो इनपुट सर्विस के कारण, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस परचेस करोगे तो आपको टी क्रिएट होगा, तो टी इज इक्वल्स टू टोटल इनपुट टैक्स, और टोटल इनपुट टैक्स इक्वल्स टू आई प्लस आई एस। ओके, आई प्लस आई एस के ऊपर, मतलब इनपुट एंड इनपुट सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है आपका इनपुट टैक्स। नाउ दिस आई प्लस आई एस, IT on मतलब इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, ठीक है। ये T1 है सर, ये वो इनपुट टैक्स है, ठीक है। T1 इज दैट इनपुट टैक्स
जो इनपुट एंड इनपुट सर्विस में यूज होता है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। जैसे कि आप लोग जानते हैं सर, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि जो एकदम अभी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में नहीं बोलूंगा, अभी कुछ देर पहले ही, कि आपको इनपुट क्रेडिट उसी में मिलना चाहिए जिसपे आपका बिजनेस हो, है ना सर। मतलब जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो आपको उसी पे क्रेडिट मिलेगा। जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए होगा क्या उसमें क्रेडिट मिलेगा? हाँ सर। नहीं। नहीं ना सर, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। अनुज को थोड़ा दिक्कत होगा अनुज, क्योंकि स्टार्टिंग हाफ एन आवर में जो बातें हुआ ये उसी के आधार पे चल रहा है, बाद में थोड़ा देखना पड़ेगा अनुज तुझे। ओके अनुज, तेरे को मेरे को तेरा आवाज आ रहा है? सॉरी, तेरे को मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, आ हाँ रहा बस है। ठीक है, बाद में थोड़ा देख लेना सर, नहीं तो कनेक्ट कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हाँ इनपुट टैक्स सर। ऑन इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, उसको T1 से डिनोट किया जा रहा है। T2 क्या है सर? इनपुट टैक्स है, ये भी इनपुट टैक्स है, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज का है। मतलब आप वो गुड्स लिए हो, ठीक है, वो सब गुड्स का सप्लाई हुआ है जो जिसमें इनपुट सर्विस और इनपुट है, ठीक है, दैट इज एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। ठीक है, मतलब उस गुड्स में टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स में जो इनपुट्स या इनपुट सर्विस इंक्लूडेड है उसको T2 में डिनोट किया जा रहा है। एंड ब्लॉक क्रेडिट, मतलब जिसमें क्रेडिट मिलेगा नहीं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के तहत ब्लॉक कर दिया गया, उसको T3 में बोला गया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये T1 T2 T3, ये T1 T1 T2 T3 क्या बताते हैं आपको? T1 T2 T3, इसको हम लोगों को क्या करना है, आपका जो टोटल T होगा उस T से T1 T2 T3 को लेस करना पड़ेगा। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं बोला ना सर, आपको अभी समझ नहीं आएगा, आपको बस मैं रीड कर रहा हूं, आप भी देखते जाओ, अभी समझने का जरूरत नहीं है। अगर किसी को आ जाता है आप खुशियां मनाओ, जिसको नहीं आ रहा है दुखी मत हो, रीड करो। T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T2 प्लस T3, ओके, मतलब टोटल जो इनपुट टैक्स आपका होगा, अगर टोटल इनपुट टैक्स आपका 300 है, ठीक है, उसमें से अगर आपका नॉन बिजनेस पर्पस का कुछ इनपुट है, से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज का, आपका नॉन एग्जाम सप्लाईज का कुछ इनपुट है 100 रुपीज का, ठीक है, ब्लॉक्ड क्रेडिट है 50 रुपया का, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली C1 में क्या मिलेगा आपको? टोटल जो टैक्स आपका है, इनपुट क्रेडिट आपका है, वहां से बाकी पोर्शन माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 50 प्लस 100 प्लस 50, तो फिर कितना बचा सर आपका? कितना बचा 300 में से अगर ये चला गया तो 200 ना? हाँ सर, कितना बचा आपका? 200। So 200. तो फिर अल्टीमेटली ये आपका रिमेनिंग आईटीसी है, जो कहां पर शो करेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहाँ रहता है? सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी का साइट में रहता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का शो एवरीथिंग यहाँ पर शो करता है, जीएसटी के गवर्नमेंट के साइट में शो करता है। ठीक है, ये भी एक है, और एक न्यू इनकम टैक्स साइट सेल्फ सर्विस सिस्टम एक बना है सर, वो इसका मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, इसमें अभी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ने एक न्यू साइट लॉन्च किया सेल्फ सर्विस पोर्टल के लिए, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन ये भी एक है, यही वाला है। ठीक है, जहां पर सर्विस ऑन टैक्स पेयर सर्विसेज आप देख सकते हो सर, पेमेंट रिफंड सब एवरीथिंग यहीं पर शो होगा। लॉगिन करना पड़ता है, लॉगिन करके आपको सारा का सारा डेटा यहाँ पर दिखाना पड़ता है। जीएसटी ईयर 1 सब अलग अलग फाइल के थ्रू से, जीएसटी ईयर 1 के थ्रू से, जीएसटी ईयर 2 के थ्रू से, जीएसटी ईयर 3 के थ्रू से। ठीक है, तो ये सब फॉर्म का डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में तो बताऊंगा ही, लेकिन करेंटली आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि आपका आईटीसी अगर कुछ प्रोपोर्शनेट लेवल में किसी में रिस्ट्रिक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन अमाउंट माइनस होने के बाद बाकी जो अमाउंट है वो आपको, जस्ट सेकेंड, क्या हो जा रहा है सर, ये बीच बीच में मेरा पेन कहाँ गायब हो जा रहा है? ओके ठीक है, तो बाकी अमाउंट आपका क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट लेजर पे शो करेगा। जैसे कि आपका टोटल इनपुट क्रेडिट अगर 300 था, एज पर आवर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल को याद करते हो तो, ठीक है, एज पर आवर एग्जाम्पल आपका टोटल क्रेडिट कितना था? जस्ट अ सेकेंड सर, क्या हो जाता है आज?
ऐसा तो होना नहीं चाहिए सर। ये मैं बता रहा था, आपका एक्चुअल क्रेडिट कितना था सर? 300 था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 300 क्रेडिट में से कुछ क्रेडिट ऐसा है जो आपको मिलेगा नहीं। क्यों? रेस्ट्रिक्शन है सर। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 पे आपको रेस्ट्रिक्शन किया गया, ठीक है, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है सर, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, 2 या ब्लॉक्ड क्रेडिट के कारण आपको रेस्ट्रिक्शन है। और उस रेस्ट्रिक्शन के कारण आप क्या देख पा रहे हो सर, आपके यहाँ पर T1 का खेल आ गया, ठीक है, आपके यहाँ पर T1 का खेल आ गया, T2 का खेल आ गया, T3 का खेल आ गया। तो टोटल टैक्स जितना आपको क्रेडिट मिलना था वहां से T1, T2, T3 लेस हो जाए तो आपको C1 मिलता है। सर और क्या मिलता है सर? और भी कुछ मिलता है, जस्ट सेकेंड सर, मैं अभी शो करता हूं आपको। जैसे ही आपको C1 मिल जाए, फिर C1 से आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक कॉमन क्रेडिट मिलता है सर। क्या मिलता है? कॉमन क्रेडिट, ठीक है। C1 में आपको जो भी मिला दैट इज रिमेनिंग ITC इन क्रेडिट लेजर, ठीक है, क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। फिर आपको क्या मिला सर? कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट C2 में शो करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कॉमन क्रेडिट के लिए? कॉमन क्रेडिट के लिए आपको क्या करना पड़ा सर? जो C1 में क्रेडिट लेजर में रिमेनिंग ITC है ना, यहां से T4 माइनस कर दो। T4 क्या है सर? क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। मतलब जो आपका टोटल कॉमन क्रेडिट है दैट इज रिमेनिंग लेजर में है, आपका क्रेडिट लेजर में GST पोर्टल में, वहां से आपने T4 को लेस करो। T4 को लेस क्या, T4 क्या है? T4 इज क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट, मतलब गुड्स का इनपुट, इनपुट सर्विस का इनपुट यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाईज। मतलब ये पूरा का पूरा सप्लाईज टैक्सेबल वाला है, साथ में जीरो रेटेड भी है। मतलब जीरो रेटेड इंक्लूड करके अगर कुछ भी आपका टैक्सेबल सप्लाईज है, वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर आप माइनस कर सकते हो, जो क्रेडिट आपको ये सब प्रोडक्ट सेल करके मिला था, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट सॉरी बाई करके मिला था। अब ये अमाउंट आप टोटली क्या करोगे सर? माइनस कर सकते हो। तो जैसे आप इसको माइनस कर देते हो तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता क्या है? अब देखो सर, ये अल्टीमेटली T4 का डिटेल्स आपका इधर आ गया। तो T4, अब देखो एक सेकेंड, अब ये T4 प्लस C3, अब C3 क्या है? अभी C2 से आपका 3 पॉइंट निकलता है सर। अभी चिंता का विषय कुछ नहीं है, मैं बस रीड करा रहा हूं, बाद में मैं फिर से कनेक्ट करूंगा। C2 से 3 पॉइंट निकलेगा, एक को बोलते D1, दूसरे को बोलते D2 और एक को बोलेंगे C3। सर व्हाट इज दिस D1, D2 एंड C3? सर D1 इज क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ठीक है, एंड D2 इज क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस इफ कॉमन इनपुट प्लस इनपुट सर्विस यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस। तो इसका एक फॉर्मूला है, D1 का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है सर, E बाई एफ इंटू C2, C2 इन द सेंस दिस वन, ठीक है। E क्या होता है सर? E इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ exempted supplies during tax period and F equals to total turnover in the state during tax period। टोटल टैक्स पीरियड मतलब स्टेट में उस पर्टिकुलर बिजनेस ने कितना टोटल टर्नओवर किया, टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अगर कोई टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड नहीं है, वैल्यूज नॉट अवेलेबल, वैल्यूज फॉर लास्ट पीरियड में बी यूज्ड। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। सर समझ नहीं आ रहा है, मैं समझ सकता हूं, पर सर वेट करना। E बाई एफ इंटू C2, ये फॉर्मूला यूज करके आपको D1 का कैलकुलेशन पता चलता है। और क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस इफ कॉमन, अगर ये आपका इनपुट पे और इनपुट सर्विस पे कॉमन है, यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, तो इसके लिए आपको D2 यूज करना पड़ेगा। अब D2 का फॉर्मूला क्या है? जो आपका C2 का अमाउंट होगा उसका 5%, जो आपका C2 का अमाउंट होगा उसका 5%, 5% ऑफ C2। अब इसके थ्रू से आपको क्या मिलता है? जो भी C2 अमाउंट आपका होता है ना सर, C2 से आपको D1 और D2 माइनस करना पड़ता है, तो आपको मिल जाता है C3, ठीक है। अब ये जो C3 आपको मिला, ये जो C3 आपको मिला, अब यहीं पर आपका खेल है कि इसमें आपका एलिजिबल ITC कितना है। अच्छा एक बात मैं आपको फिर से बताऊं, ये जो D1 और D2 है ना, ये आपका इनएलिजिबल ITC है, ये तो आपको ITC कभी नहीं मिलेगा, ये इनएलिजिबल ITC है। तो ये ITC आपको क्या हो जाएगा सर? रिवर्स हो जाएगा। मतलब आप सोच रहे थे आपको मिलेगा, बट ये रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब आपके क्रेडिट लेजर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और तो फिर अवेलेबल कितना होगा?
अवेलेबल आपको लिए होगा सर एलिजिबल आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस एंड टैक्सेबल बिजनेस का जो है, और टोटल एलिजिबल कितना हो जाएगा T4 प्लस C3। T4 मतलब दिस वन credit attributable to input plus input service used for taxable supplies including zero rated supplies, and C3 that is ये जो आपने C2 से जो D1 और D2 माइनस किया, तो ये T4 प्लस C3 करके जो अमाउंट आएगा ये आपका टोटल एलिजिबल आईटीसी होगा। सर समझ में कुछ नहीं आया सर? क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? समझ में कुछ नहीं आया सर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मैं सही बोला? समझ में कुछ नहीं आया ना? अरे बोलो ना, हाँ बोलने से मैं थोड़ी ना कुछ बोलूंगा, आना चाहिए भी नहीं, समझ में आना भी नहीं चाहिए, तो फिर क्यों पढ़ा रहे सर? पता नहीं सर, मेरा दिमाग खराब हो गया है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो सर, प्रोविजंस देख लिया। अरे सर बोला ना, मैं प्रोविजंस बता रहा हूँ अभी आपको। अपॉर्चुनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट मतलब क्या क्या होता है, कई बार आप ऐसे प्रोडक्ट या बिजनेस सर्विसेज लेते हो जो आप कुछ पोर्शन बिजनेस के लिए यूज करते हो, कुछ पोर्शन नॉन बिजनेस के लिए यूज करते हो। आपने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये दोनों चीज समझाया, ठीक है? आप गुड्स और सर्विस लेते हो, परचेस करते हो, दोनों में आपका क्रेडिट छुपा हुआ है, लेकिन क्या होता है कुछ पार्ट बिजनेस के लिए है, कुछ पार्ट नॉन बिजनेस के लिए है। तो आपको तो क्रेडिट मिलेगा सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे उसमें थोड़ी ना आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो फिर उसका अपॉर्चुनमेंट होगा कैसे? या फिर आपने यूज कर मतलब गुड्स परचेस किया यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाईज, मतलब जो गुड्स आपने परचेस किया वो आप या तो टैक्सेबल गुड्स के लिए यूज करोगे और कुछ एग्जेम्प्टेड के लिए भी यूज करोगे। तो आपको आईटीसी किसके लिए मिलना चाहिए? टैक्सेबल पार्ट के लिए मिलना चाहिए, जो एग्जेम्प्टेड है उसके थोड़ी ना मिलना चाहिए। अब इसी के लिए तो इतना सारा चर्चा। अब ये जो इसको अलग करना है, ये जो एट्रीब्यूट को अलग अलग करना है कि बिजनेस कितना, नॉन बिजनेस का कितना, एग्जेम्प्टेड लिए कितना, टैक्सेबल के लिए कितना, इसको वो जो अलग से अपोर्शन कर रहा है ना सर, उसी को हम लोग इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट से देख रहे थे, इसी को इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट से देख रहे थे कि किस तरह से होगा। लेकिन सर कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से करवाओ तो फिर ज्यादा समझ आ जाए। यस सर, मैं वही कोशिश करूंगा सर, वही कोशिश होगा सर। चलो चलो सर, कोशिश तो है जारी, है जारी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी पॉइंट, जितना सारा पॉइंट हम लोग आज डिस्कस किए ना, अब इसी पॉइंट को क्या करेंगे सर, इसी पॉइंट में हम लोग एग्जाम्पल्स फॉर्म करते हैं कुछ, और फिर एनालाइज करते हैं सर, ठीक है? एग्जाम्पल्स फॉर्म करेंगे और एनालिसिस करेंगे। चलो सर, मजा आ जाए। याद रखना सर, इतना देर से जो भी प्रोविजंस पढ़ा प्लीज याद रखना, ठीक है? अब देखो इसका यूज कैसे आता है। अब देखो सर आपको कैसे समझ आता है, सभी देख रहे हैं ना सर? देखो सर एग्जांपल देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज, देख रहे हैं ना सर? ए रजिस्टर्ड पर्सन इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज, ही गेव 50 पेयर्स ऑफ शूज टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बंदा शू मैन्युफैक्चर करता है, अरे बाटा टाटा कुछ तो होगा, बाटा खादिम्स कुछ तो बन जाओ। हाँ सर, क्या बनोगे? खादिम्स बनोगे? चलो सर खादिम्स बन जाते हैं। खादिम्स का ये शेयर रिसेंटली बहुत इंप्रूव किया है सर, पता नहीं क्या हुआ बिजनेस पे, बट बिजनेस काफी इंप्रूव किया है। देखो सर 100 रुपीज से 291 में खादिम्स का शेयर चला गया। क्या बात करते हो सर? अरे सर पता था इसलिए बोल दिया आपको। ओके सर, तो जूता का बिजनेस करेंगे सर। चलो, रजिस्टर्ड पर्सन इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज, जैसे कि खादिम्स, ठीक है? खादिम्स ने क्या किया, ही गेव 50 पेयर्स ऑफ शूज टू हिज फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने आपके दोस्त को फ्री ऑफ कॉस्ट में 50 पेयर्स ऑफ जूता दिया। अब आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल, जो भी इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज हुआ, एट्रीब्यूटेबल टू सच 50 पेयर्स ऑफ शूज बीइंग यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, है ना सर? अरे दोस्त को जो 50 पेयर्स को जूता दिया, गिफ्ट किया ना, तो क्या वो बिजनेस पर्पस के लिए था? खादिम्स ने अपने दोस्त को जो 50 पेयर्स ऑफ जूता फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया, क्या ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए था या पर्सनल पर्पस के लिए था, मतलब बेसिकली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था? नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस था। तो फिर ये 50 पेयर्स ऑफ शूज का आईटी से मिलेगा क्या उसको? नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना सर? मान के चलते हैं सर उसने 100 जूता खरीदा था,
100 पेयर्स ऑफ शूज उसने परचेज किया था। एक एक जूता मान के चलते हैं सर 300 करके, तो 100 इंटू 300 कितना हो जाएगा सर? 3000 का। ठीक है, सही बोला ना? या 30,000 का? 30,000 का सही बोला ना? 4 शून्य, हाँ 30,000। तो 100 पेयर ऑफ शूज 300 करके 30,000 का शूज खरीद के लाया उसने। इसके ऊपर उसने जीएसटी दिया था, मान के चलते हैं सर, चलो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसका रेट क्या है, मैं मान के चलते हैं सर इसका 5% लगा दो। तो 30,000 का 5% कितना हो जाएगा सर? 1500। 1500। अब ये 1500 का, ये जो 1500 है इसका, इस 1500 का उसको आईटीसी मिलेगा जब वो सेल करेगा? ये सर नो? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में क्या हाँ। 1500 शो करना चाहिए? हेलो सर, हेलो बोलो सर, 1500 शो करना चाहिए आईटीसी के हिसाब से? है दादा। लेकिन सर इस 100 पेयर्स में से तो 50 पेयर्स तो गिफ्ट है दोस्त के लिए, बिजनेस के लिए है ही नहीं। आउट ऑफ दिस 100 पेयर्स 50 पेयर्स तो फ्रेंड के लिए है, जिसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटा सर, ऐसे ही गिफ्ट किया, 50 फॉर फ्रेंड्स। तो आपको नहीं लगता ये 50 पेयर्स ऑफ जूता के लिए उसको आईटीसी मिलना नहीं चाहिए सर? बिकॉज आईटीसी बिजनेस पर्पस के लिए होता है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता है ना? बोलो सर, इतना देर से इतना सारा जो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, क्या आपको इस हाँ एग्जाम्पल से समझ आ रहा है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे थे इतना देर से इतना सारा चीजें? क्या मेहनत रंग ला रहा है सर? इतना सर, देर से इस जो एग्जाम्पल से 750 पे आईटीसी मिलेगा ना? हाँ सर बोलो। इस एग्जाम्पल अनुसार 750 का आईटीसी मिलेगा ना? नहीं सर, उसको इस तरह से कैलकुलेट अभी नहीं कर सकते, मैं आपको आगे आगे शो करता हूँ कि उसको एक्चुअल आईटीसी कितने में मिलेगा। ठीक है, ये तो बस मैं एग्जांपल शो कर रहा था कि उसको पूरा का पूरा जूता का अमाउंट पे तो आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप जैसे बोल रहे हो कि ऑब्वियसली जितना जूता बिजनेस के लिए है सिर्फ उसी में आईटीसी मिलेगा, तो इन दैट केस हाँ 750 इज ओके, यू आर राइट इन दैट केस। बट इसका और भी कुछ कैलकुलेशन का एरिया है, मैं वही आपको बताने वाला था। तो मैं तो जैसे T1 T2 करके बता रहा था ना, तो मैं आगे आता हूँ सर, उससे वैसा कैलकुलेशन भी करना है हम लोगों को। ओके, तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से अपोर्शनमेंट होता है। अच्छा, और एक देख लेते हैं सर। रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट का नाम ही है एक्स, चार्जेबल 18% जीएसटी। ये जो एक्स प्रोडक्ट है इसमें 18% का जीएसटी है। प्रोडक्ट वाई चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स। एक ही बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्स प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसमें जीएसटी लगा हुआ है 18% जीएसटी, और एक प्रोडक्ट बना रहा है सर, दोनों गुड्स ही मैन्युफैक्चर कर रहा है वो। एक्स प्रोडक्ट में 18% जीएसटी है, वाई प्रोडक्ट में नील रेट है सर। और एक प्रोडक्ट है जेड विच इज एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड, मतलब ये तो एज पर रूल है, एक्सपोर्ट पे एग्जेम्प्ट है सर। तो जेड प्रोडक्ट है एग्जेम्प्ट। नाउ पॉइंट इज दैट सर, ये जो तीन गुड्स है, ऑल दी 3 प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉमन इनपुट्स, मतलब जो भी 3 गुड्स बन रहा है, तीनों गुड्स का जो रॉ मटेरियल है सेम है। रॉ मटेरियल मतलब जिस रॉ मटेरियल से ये गुड्स बन रहा है, ये तीनों रॉ मटेरियल सेम गुड से बन रहा है। एक्स गुड्स भी बन रहा है, वाई भी बन रहा है, जेड भी बन रहा है। तो तीनों गुड्स में जो इनपुट क्रेडिट है वो कॉमन क्रेडिट है, एंड इनपुट सर्विस ऑल्सो। Now point is that ITC on inputs and input service attributable to product Y being an exempt, इसमें से कौन सा exempted है? नील रेटेड कौन सा है? सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला, ये आपका क्या बोला, which is exported without payment of tax under bond, मतलब ये जीरो रेटेड है। Z जो है जीरो रेटेड है, Y जो है वो नील है मतलब एग्जेम्प्टेड है। सॉरी सर, ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो ITC on input and input service attributable to product Y being an exempt supply will not be available, क्योंकि जीरो रेटेड तो लिया जाता है और एक्स तो टैक्सेबल है ही। एक्स इज फुल्ली टैक्सेबल, जेड इज एक्सपोर्टेड है इसीलिए वो जीरो रेटेड है करेंटली, ये करंट बॉन्ड के थ्रू से चल रहा है कि ये जीरो रेटेड है। बट वाई जो है सर उसमें नील रेट ऑफ टैक्स है, दैट मीन्स ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, नील रेटेड मतलब एग्जेम्प्टेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, बट एक्स और जेड जो है वो, एक्स और जेड जो है वो ये जीरो रेटेड है, मतलब दोनों ही टैक्सेबल गुड्स है, तो दोनों के लिए आपको आईटीसी मिलेगा, बट वाई के लिए आपको आईटीसी मिलेगा क्या?
हाँ सर, क्या वाई के लिए आपको आईटीसी मिलना चाहिए सर? वाई तो एग्जम्प्टेड है ना, नील रेट। एग्जैक्टली सर, वाई एग्जेम्प्टेड है। तो हम लोग अभी तो वही पढ़ रहे थे कि जिस गुड्स में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा उस गुड्स को आप आईटीसी के लिए यूज नहीं कर सकते। यही तो हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं सर। हम लोग इतना देर से और क्या पढ़ रहे हैं सर? इतना देर से जितना सारा प्रोविजंस के ऊपर बात कर रहे हैं वही तो है। ये देखो फिर से मैं आ गया रूल्स पे, फिर से मैं आपको रूल्स के वहां पर लेके आ गया। दो कॉन्सेप्ट था। पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खादिम्स वाला, याद रखना। खादिम्स में क्या हुआ था? खादिम्स में क्या हुआ था कि यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, वो समझ गए सर। आईटीसी अवेलेबल ओनली एज बिजनेस पर्पस। एंड नाउ एक्स वाई जेड तीन प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट के केस में यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, ओके, जिसमें एक्स एंड जेड आ जाता है, बट पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज दैट इज वाई, ओके, वाई एग्जेम्प्टेड है। तो इसमें आपको आईटीसी अवेलेबल है किसके ऊपर सर? आईटीसी अवेलेबल है किसके ऊपर? एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। वाई के लिए आपको आईटीसी एट्रीब्यूटेबल नहीं है। क्लियर है सर? बोलो सर। प्रोविजन के साथ एग्जाम्पल में क्लैरिटी आ गया सर? हाँ सर। आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, तथा, प्रिया, आस्था, रोशनी, ज्योति, सभी कोई बोलो सर। मौसुमी, हाँ सर। अनुज बोलो सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर। तथा बोल। नंदिनी, हाँ सर। नंदिनी हाँ बोझा कैसे? हाँ सर। ओके सर। अब आपको लग रहा था कि कोई रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, है ना? पहले आप लोगों को ऐसा ही लग रहा था ना? जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो आप लोग ऐसे सोच रहे थे कि अक्सर लग रहा है कि रॉकेट साइंस चल रहा है। जब ये रीड कर रहे थे ऐसा लग रहा, अभी भी लगा है, अभी भी ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को, सर अभी भी रॉकेट साइंस ही है। अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रुको तो सही। ओके सर, चलो। तो अल्टीमेटली ये दो एग्जाम्पल से हम लोगों को समझ में आ गया कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। ठीक है सर। नाउ methodology of apportionment of credit on inputs and input service and reversal thereof. Rule 42 of the CGST rule यहाँ पर applicable होता है, ठीक है? अब in many situations the amount of input tax involved in exempt non-business use is not easily discernible as common goods, मतलब समझना मुश्किल हो जाता है, और service as used, making taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies business and non-business purpose also. अब ये सब समझेंगे कैसे? चलो सर वही समझना ही काम है, तो उसमें और क्या देरी। रूल 42 of the CGST rule provided the methodology for apportionment of ITC on input and input service and reversal ineligible credit as follows. तो पहले देख लेते हैं सर कॉमन इनपुट क्रेडिट को कैसे कॉमन क्रेडिट को कैसे कंप्यूट करते हैं। हाँ सर, पहले देखेंगे कॉमन क्रेडिट को कंप्यूट कैसे करना है, फिर एक एग्जांपल के थ्रू से हम लोग कॉमन क्रेडिट को दैट इज C2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग और एक एग्जांपल के थ्रू से क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी देखेंगे, ठीक है? जो जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ठीक है? फिर हम लोग सर हाउ अपोर्शन ऑफ कॉमन क्रेडिट इनटू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, वो भी देखेंगे। पूरा का पूरा स्टोरी जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं वही जर्नी में हम लोग अभी काम करेंगे सर, ठीक है? एंड फिर रिवर्सल भी देख लेंगे, ठीक है? तो बहुत सारा काम है सर, चलो देरी किस बात का, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। लंबा रास्ता है सर, लंबा रास्ता है, ओके, लेकिन झमेला नहीं है सर, सब आता है हम लोगों को, ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं हम लोग। देखो सर, टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व्ड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड, क्या बोलेंगे सर उसको? टी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व्ड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस इन अ टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड में आपका जो टोटल इनपुट्स है या इनपुट सर्विसेज है उसको क्या बोलेंगे सर? टी बोलेंगे। अब देखो सर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इसी को कैलकुलेशन मोड में ला गए सर। ये जो अपॉर्चनमेंट सीख रहे थे ना, इसी को हम लोग कैलकुलेशन मोड में आ गए सर, ओके? समझ में आ रहा है ना सर? हेलो सर, समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है अभी? सर टोटल जो आपका टी है उसमें से आपको लेस करना है, क्या लेस करोगे सर? टोटल टी से क्या लेस करोगे?
इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। मतलब आप जैसे खादिम्स को याद करो, खादिम्स को याद करो सर, खादिम्स जूता लाया था, 100 पेयर्स ऑफ शूज लाया था, जिनमें से 50 पेयर्स किसको दे दिया? फ्रेंड को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिजनेस पर्पस है ही नहीं। तो इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस, वो T1 होता है सर। ठीक है, तो खदीम्स अपने दोस्त के लिए जो लाया वो T1 है, तो उसको आप टोटल टैक्स से, टोटल इनपुट टैक्स से माइनस करो। सर और क्या माइनस करें? सर इनपुट टैक्स ऑन इनपुट सर्विस दैट आर इंटेंडेड टू बी एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। XYZ को याद कर लो सर, XYZ का एग्जाम्पल वो याद कर लो। XYZ तीनों गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तीनों का रॉ मटेरियल सेम है, S का भी रॉ मटेरियल, Y का रॉ मटेरियल, Z का रॉ मटेरियल, सब सेम रॉ मटेरियल है। बट सर जब X को सेल करोगे इसका रेट ऑफ टैक्स 18% है, Z जो है सर ये जीरो रेटेड है बट टैक्सेबल है। जीरो रेटेड भी, जीरो भी रेट माना जाता है, बट Y जो है सर वो नील रेटेड है एंड एग्जेम्प्टेड है। तो फिर इसमें से ये XYZ में से कौन सा गुड्स आपका एग्जेम्प्टेड बिजनेस है सर? एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कौन सा है XYZ में? Y। Y। तो आपको T2 में क्या लेस करना है? Y। ऑब्वियसली Y में, Y जैसे गुड्स को बनाने में जो भी खर्चा आप कर रहे हो, ठीक है, सप्लाई के लिए, वो लेस करो आप। The input tax on inputs and input services that are intended to be used exclusively for exempt supplies, उसको लेस करो। टोटल टैक्स जो आपका है इनपुट टैक्स, उसमें से आप वो इनपुट टैक्स पहले माइनस करो जो नॉन बिजनेस का है, T2 में आप लेस करो जो exempt सप्लाईज के लिए आपने यूज किया। ठीक है, फिर और क्या लेस करे सर? सर इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज व्हिच आर इनएलिजिबल फॉर क्रेडिट, दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट। मैं आपको इसके बारे में भी ज्यादा कुछ बोला नहीं है ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में, बट इतना समझ के चलो कि जो क्रेडिट आपका ब्लॉक किया गया है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट डिस्कशन में ब्लॉक क्रेडिट के बारे में ही बात करने वाला हूं सर, लेकिन करंटली आई मस्ट से कि आप बस इतना याद रखो कि क्रेडिट ही नहीं मिलेगा इसमें करंटली। तो ये हो गया आपका T3, क्रेडिट ब्लॉक किया गया है। तो T से T1 T2 T3 लेस कर दो। मैं ब्लॉक क्रेडिट का डिटेल्स डिस्कशंस बाकी है सर, मैं बात करूंगा। ओके सर, तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा T से लेस करने के बाद, टोटल इनपुट टैक्स से T1 T2 T3 लेस करने के बाद आपको क्या मिला सर? आपको जो मिलेगा उसको क्या बोलोगे? C1 बोलोगे सर। क्या बोलोगे सर? C1, ITC क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मतलब GST गवर्नमेंट के जो पोर्टल है, गवर्नमेंट के पोर्टल में क्रेडिट लेजर में आपका C1 शो करेगा, और वो जो C1 होगा वो टोटल T से T1 T2 T3 लेस करने के बाद होगा। लेकिन नाउ अभी क्या होगा सर? सर अब कुछ नहीं होगा, अब C1 से T4 लेस करना है। सर व्हाट इज T4? सर T4 इज ITC on inputs and input service that are intended to be used exclusively for taxable supplies including zero rated supplies। जो भी क्रेडिट में आपका है, क्रेडिट अमाउंट से आप ITC जो भी आपका इनपुट्स में और इनपुट सर्विस में ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो टैक्स के टाइम पे, जो आप टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज करते हो या जीरो रेटेड के लिए यूज करते हो। मतलब हमारे एग्जाम्पल पे X और Z, XY और Z के अंदर से X और Z में हम लोग ITC और इनपुट्स यूज कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाईज पे, ये T4 आप माइनस करो। तो फिर ये T4 माइनस करने के बाद आपको क्या मिलता है सर? कॉमन ITC अवेलेबल फॉर अपॉर्चनमेंट, दैट इज C2। तो C1 से T4 गवाया, C1 से क्या माइनस कर दिया सर? T4। ठीक है, ये देखो सर, C1 से T4 हटाया आपने, ये देखो क्या था ना हम लोगों ने, तो C1 से T4 हटा दिया, और T4 क्या है? क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। तो ये कौन सा दो गुड्स है? ये वो दो गुड्स है सर, ये वो दो गुड्स है जो X और Z का काम कर रहा था। जैसे X का क्या रेट था? 18%, और Z का क्या था? 0%। Y तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, वो तो T2 में ऑलरेडी चला गया। अब C1 से जब आप T4 को हटाते हो तो आपके पास जो कॉमन ITC अवेलेबल होता है अपॉर्चनमेंट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं C2। ठीक है, अब ये क्रेडिट लेजर में C2 के हिसाब से अभी शो कर रहा है। नाउ अब और गहराई में चलेंगे सर, तो कॉमन क्रेडिट कितना अवेलेबल होना है आपको, ये आपको समझ में आ गया ना सर? कॉमन ITC अवेलेबल में C2 का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर है सर? बोलो।
C2 T4 एक बार बताए। T4 मैंने अभी तक आया ही नहीं सर। अब वेट तो करो। बाप रे बाप, आप तो एकदम जल्दी चल रहे हो एकदम। हाँ बहुत जल्दी हो नहीं आप। मैं तो सर, लेस आईटीसी और इनपुट्स जो होता है ना, हाँ उस पॉइंट मैंने बोला। लेस आईटीसी मतलब मैं तो आपको अभी तक C2 तक मैंने आपको बताया। C2 तक मैंने आपको बताया कि C1 से T4 को माइनस करो। और T4 क्या होता है ये भी आपने देखा। आप समझे कि नहीं? मैंने अभी तक D1 D2 में आया ही नहीं सर। सर D1 नहीं, T4 मैंने बोला। ओ T4 बोला आपने, सॉरी सर सॉरी। मैं ज्यादा सुन रहा हूँ आजकल सर, ऊंचा सुन रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी। T4 क्या है? अरे सर एक्स वाई जेड में जो एक्स और जेड है वो, व्हाट इज T4? हाँ सर बोलो सर, T4 क्या है? जीरो रेटेड। नहीं सर, जीरो रेटेड क्यों? टैक्सेबल है। T4 का मतलब होता है टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज। अब क्या होता है ना सर, एक्स जो प्रोडक्ट है आपका, हम लोग ने एग्जांपल बना के रखा था, एक्स में 18% जीएसटी है, ये तो टैक्सेबल है, कोई भी बता सकता है। y इक्वल्स टू नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है। z जो है वो जीरो रेटेड है। तो मैक्सिमम केस में लोग क्या मिस्टेक कर देता है कि जीरो को टैक्सेबल नहीं मानता है ना सर। हेलो, z को 0% जो है, इसको लोग क्या करेगा, इसको बोलेगा टैक्सेबल नहीं है, 0% है। डू अंडरस्टैंड ना? तो इसीलिए इसको अलग से बोला जाता है कि इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। तो T4 मतलब वो जो क्रेडिट आपका टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर आपका बना हुआ है, तो आपको C1 से उसको लेस करना पड़ेगा। दैट इज T4। T4 मींस taxable supplies including zero rated supplies, credit attributable to input and input service used exclusively in taxable supplies and including zero rated supply। जैसे कि हमारे एग्जांपल में एक्स एंड जेड के पीछे जो क्रेडिट आपका मिला हुआ है, एक्स और जेड प्रोडक्ट के लिए आपका जो क्रेडिट अवेलेबल है वो वाला क्रेडिट को लेस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड सर? हाँ सर। तो अल्टीमेटली C2 तक तो पहुंच गए, और कैसे कॉमन क्रेडिट आईटीसी अवेलेबल होता है, अपोर्शनमेंट होता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन सर अभी भी कुछ पॉइंट बाकी है, स्टोरी खत्म नहीं हुआ। सर कब खत्म होगा? सर स्टोरी में जान तो आने दो। नाउ T1 T2 T3 T4 विल बी डिटरमाइंड एंड डिक्लेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये कौन डिक्लेयर करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन डिक्लेयर करेगा। कहाँ डिक्लेयर करेगा सर? इनवॉइस लेवल में। कहाँ पर? जीएसटीआर 2 में, एंड समरी लेवल इन जीएसटीआर 3B में, where ITC on inputs and input services used partly for non-business purpose and exempt supplies can be segregated at invoice level. The same will be added to T1 and T2 respectively, and the balance credit will be added in T4. The portion of identified as pertaining to taxable supplies in C2 will be allowed as ITC. तब ये C2 आपको ITC के हिसाब से अवेलेबल रहेगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया अभी तक। ठीक है, ये सारा का सारा जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसका इनवॉइस चेक करके ही सेग्रीगेट किया जा सकता है। नहीं कर सकते सर। आपका टोटल गुड्स में से कितना गुड्स आपका टोटल इनपुट टैक्स में गया, कितना गुड्स आपका इनपुट टैक्स के लिए नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है, T1 में कितना है, T2 में कितना है, T3 में कितना है, क्या इसको सेग्रीगेट करना बहुत मतलब टफ काम होगा क्या? कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन बहुत टफ तो नहीं होगा। हाँ सर, T1 T2 T3 कैलकुलेशन होगा, टफ तो नहीं है, आपको इनवॉइस से ही पता चल जाएगा। नाउ examples on how to arrive at the amount of common credit, that is C2, making an assumption that हवाई supplier slippers, अरे वाह हवाई स्लीपर्स, अरे आप लोग हवाई जानते हो? अरे हवाई चप्पल जानते कि नहीं जानते? है दादा। हवाई स्लीपर्स आर एग्जेम्प्टेड। ओके ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं हवाई सप्लायर्स एग्जेम्प्टेड, स्लीपर्स एग्जेम्प्टेड है। बढ़िया है सर। चलो टेक ए केस ऑफ इजी फुटवेयर। चलो खादिम से हम लोग पहुंच गए इजी फुटवेयर में। ठीक है, किसी को अगर जूता का शॉप बनाना है तो इजी फुटवेयर नाम चूज कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर ऑफ टू वेराइटीज ऑफ हवाई स्लीपर्स, ये दो तरह का हवाई स्लीपर्स बनाते हैं, दो तरह का हवाई स्लीपर्स बनाते हैं, एंड 5 वेराइटीज ऑफ सैंडल्स एंड शूज बनाते हैं। ठीक है, दो तरह का हवाई स्लीपर्स बनाते हैं एंड 5 वेराइटी का सैंडल्स एंड शूज बनाते हैं सर। पॉइंट टू बी नोटेड सर। वेरी गुड सर, मजा आएगा।
डाइज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल फुटवेयर। सर फुटवेयर बनाने में डाई तो यूज करेगा ना, अरे जूता में जो कलर किया जाता है उसी को डाई बोलता है ना। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? है दादा। ओके सर। हाँ सर। Dyes are used in the manufacture of all footwear. However, bright pink is used only for one of the Hawaii varieties. ठीक है, and black is used only for the sandals and shoes. Blue and yellow are used for all the varieties. Brown is used for non-business purpose. अब बोलो सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मजा आएगा अब देखो, अब सीरियसली मजा आएगा। अब देखो जीएसटी टैक्स प्लानर जो होते हैं, अब उनको कितना दिमाग लगाना पड़ेगा? थोड़ा कुछ नहीं, दिमाग तो प्रोविजन में था, दिमाग तो प्रोविजन में था, अब तो बस मेहनत का खेल है। इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ, कितना सप्लाई उन्होंने लिया, मतलब कितना परचेज किया, सिंपल बात है। परचेज कितना किया? इनपुट टैक्स ऑन ब्राउन डाई, चलो सर डायरेक्ट कैलकुलेशन दे के रखा है। ब्राउन डाई में आपका इनपुट क्रेडिट है, मतलब टैक्स दे के रखा है अपने 10,000 का, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्राउन डाई को T1 बोलेंगे। अरे ब्राउन क्या है? नॉन बिजनेस पर्पस है ना, याद रखना पड़ेगा सर, थोड़ा दिमाग का मतलब दिमाग में थोड़ा जोर डालो। ब्राउन इज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो दैट्स व्हाई दिस इज द T1 एंड इनपुट टैक्स ऑन ब्राउन डाई इज 10,000। इनपुट टैक्स ऑन ब्राइट पिंक डाई T2 है। क्यों? ये पिंक का क्या खेल है सर? पिंक के बारे में क्या बोला सर? ब्राइट पिंक इज यूज्ड ओनली फॉर द हवाई, वन ऑफ द हवाई वेराइटीज, एक ही हवाई वेराइटीज में इसको यूज किया जाता है। और T2 में क्या आता है? T2 में क्या आता है सर? नील रेटेड। T2 में नील रेटेड आता है, ठीक है। ओके सर। एंड आपके पास और क्या बचा है सर? इनपुट टैक्स ऑन ब्लैक डाई, ब्लैक डाई का इनपुट क्रेडिट कितना है? T4, ठीक है। T4, दिस इज T4 बिकॉज ये आपका वही एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड एंड टैक्सेबल के अंदर ही आ जा रहा है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स ऑन ब्लैक डाई इज 40,000, जो आपको बोल के रखा है T4, ठीक है। चलो मजा आ गया। यहाँ पर ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में कुछ बोला नहीं है अभी तक, तो मुझे कुछ दिखा नहीं। अच्छा, ब्लू डाई में इनपुट टैक्स कितना है आपका? 1,00,000 का। इनपुट ऑन येलो डाई में आपका है 15,000। टोटल इनपुट टैक्स है आपका 2,55,000। सबको ऐड करके देखो तो सर आ रहा है कि नहीं? टोटल इनपुट टैक्स 2,55,000 हो रहा है सर, देखो तो। 1,00,000, 2,00,000, 40,000, 55,000, यस ठीक है ना सर? सबको ऐड करो, देखो तो टोटल इनपुट टैक्स आपका 2,55,000 हो रहा है। हेलो, हाँ सर। हुआ सर, एकदम हुआ। तो टोटल क्रेडिट आपका हो गया 2,55,000 का। अब टोटल क्रेडिट में से क्या करेंगे? T1, T2, T3 माइनस करेंगे। T3 यहाँ पर है नहीं सर, ब्लॉक क्रेडिट यहाँ पर है नहीं, तो T1 और T2 तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो टोटल इनपुट टैक्स रिड्यूस्ड बाय, इनपुट टैक्स को रिड्यूस करना है, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T4, दैट इज 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 टोटल इनपुट टैक्स रिड्यूस बाय T1, T2, T4 1,40,000, तो रिड्यूस कितना हो जाएगा? 1,15,000। मतलब जब आप टोटल T से T1, T2 और T4 को लेस करते हो, तो आप देखो आपका क्या हिसाब आता है? 1,15,000 आता है। मतलब आपको T1 लेस करना है, जैसे 10,000 को, T2 लेस करना है 90,000 को, और 40,000 जो है ब्लैक डाई का, उसको भी लेस करना है आपको, दैट इज 40,000 का। तो ये सब माइनस करने के बाद 1,40,000 जब आप लेस कर देते हो 2,55,000 से, तो अल्टीमेटली आपका जो बचा रहेगा उसको क्या बोलोगे? Amount of common credit, that is 1,15,000. This has to be apportioned as given below in step 2. इस 1,15,000 को आपको अपोर्शन करना है। इस 1,15,000 का जो C2 आपके पास रहा है, इसको आपको अपोर्शन करना है। अब कैसे आप अपोर्शन करोगे इसको? कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, दैट इज इनएलिजिबल क्रेडिट, मतलब एग्जेम्प्ट गुड्स में तो आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, तो दैट इज आवर इनएलिजिबल क्रेडिट बाय अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट। तो अपोर्शनमेंट C2 इंटू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज को हम लोग बोलते हैं D1, ठीक है। तो D1 का फॉर्मूला एकदम सिंपल, हम लोगों ने पहले भी देखा था, E बाई
F into C2, ठीक है। अब E फॉर क्या है सर? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, ठीक है। इंटू C2 मतलब कॉमन क्रेडिट जो आपको मिला है 1,15,000 का। नाउ अब बाकी दो डेटा भी हमें चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ नोट्स बता दिया सर। क्या नोट्स में बताया, देख लेते हैं सर नोट्स में। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट हैव एनी टर्नओवर ड्यूरिंग द सेड पीरियड, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का कोई टर्नओवर ड्यूरिंग द सेड पीरियड में नहीं है, above information is not available, the values of last tax period भी ले सकते हैं। exempted supplies का जो कॉन्सेप्ट ये मैंने पहले आपको बता के रखा, जो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको पहले भी बता के रखा। अच्छा, एग्जाम सप्लाई से क्या क्या एग्जाम टू एक्सक्लूड क्या क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको पहले बता के रखा। प्रेजेंटली देखो सर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लिवेबल ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन। जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको यस ये डेटा से हम लोग D1 को कैलकुलेट कर सकते हैं सर, ठीक है। फॉलोइंग टर्नओवर इन अक्टूबर हैज 1,15,000 कॉमन क्रेडिट दैट हैज टू बी अपोर्शन्ड। अच्छा, अब क्या क्या देखना है, मान के चलते हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर बना लिए हैं सर, ठीक है। टर्नओवर ऑफ हवाई 1 प्लस हवाई 2, हवाई 1 प्लस हवाई 2 3 करोड़ का है, तो यही है ना ई। हवाई 1 एंड हवाई 2 का टर्नओवर है सर, ये एग्जेम्प्टेड में आता था तो ई हो गया। और टर्नओवर ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ टैक्सेबल शूज दैट इज एंड सैंडल्स 2 करोड़ का है, ऑल वेराइटीज ऑफ टैक्सेबल्स। तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया सर ड्यूरिंग द मंथ? 5 करोड़ का। दिस इज एफ, टोटल टर्नओवर इज एफ, एंड जो एग्जेम्प्टेड है वो ई है, ठीक है। तो नो इनपुट्स और इनपुट सर्विस आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। सो अल्टीमेटली आपका क्या हो गया, क्या हो गया सर? D1 का फॉर्मूला E बाई एफ इंटू C2। तो E है आपका 3 करोड़ का, E इज 3 करोड़ का, F है आपका 5 करोड़ का, और C2 आपका है 1,15,000 का। यस ना? तो अल्टीमेटली 69,000 इज द इनपुट टैक्स दैट पर्टेन टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। ये आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट हो जाएगा, दैट इज D1। तो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस दैट इज D2 एज अंडर। तो ये हो गया हम लोग का एग्जेम्प्ट के लिए D1 का कॉन्सेप्ट। बोलो सर, D1 समझ में आया आप लोगों को? D1 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो, D1 में क्या होता है? क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज। कितना क्रेडिट आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए एट्रीब्यूट कर सकते हो, जिसका आपका E बाई एफ इंटू C2, मतलब कितना एग्जेम्प्टेड सप्लाईज कर रहा है। जैसे वो जो हमारा जो करंट बिजनेस चल रहा है इजी फुटवेयर का, इजी फुटवेयर का क्या है कि वो जो हवाई बेचता है, हवाई उसका एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो बाकी शूज एंड सैंडल बेचता है वो उसका नॉन एग्जेम्प्टेड में आता है। तो हवाई में वो कर रहा है 3 करोड़ का सप्लाई और टोटल कर रहा है 5 करोड़ का टर्नओवर। तो 3 करोड़ बाई 5 करोड़ इंटू C2 का जो वैल्यूएशन है, ठीक है, तो वो करके हमें कितना मिल गया? 69,000 समथिंग मिल गया। तो ये हो गया क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। नाउ D2 में क्या करना होगा? क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस इफ कॉमन, that is in input and input service used for partly for business and partly for non business। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? C2 का 5% करना पड़ेगा, C2 का 5% करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं कि C2 का 5%, 5% ऑफ C2। D2 कैसे निकलेगा? कितना क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए? जितना टोटल C2 का वैल्यू निकलेगा, वैल्यू जैसे 1,15,000 था ना, तो 1,15,000 का 5% करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा D2, ठीक है। तो कंप्यूट एलिजिबल क्रेडिट, कंप्यूट C3 एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस एंड टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। अब हम लोग बात करेंगे C3 पे। अब C3 कैसे आएगा सर? C2 से D1 और D2 प्लेस करना पड़ेगा। C3 से, C3 मतलब क्या है? C2 माइनस D1 प्लस D2। ये रहा, कहाँ चला गया सर? ये रहा C3, दिस इज आवर C3। C3 रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट। अब ये रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट कैसे मिलता है हमें? C2 जो मिलेगा उसमें से D1 और D2 को माइनस करना पड़ेगा। अब सवाल तो है सर D1 D2 तो कैलकुलेट हो गया ना सर? D1 और D2 तो कैलकुलेट कर लिए सर। बोलो ना, आप लोगों को समझ आ रहा है या मैं आप लोगों को फिर से कुछ बोलूं? बोलो, क्या मुझे रिपीट करना पड़ेगा? एक बार घर पे देखना पड़ेगा सर,
लंबा प्रोसेस है, बट मुझे आपको एग्जांपल्स बना बना के बताना पड़ रहा है। पहले प्रोविजंस बताना पड़ा, फिर मुझे आपको एग्जांपल्स बताना पड़ा, और फिर मुझे आपको क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल या अपॉर्चनमेंट बताना पड़ रहा है। इतना भी कोई टफनेस नहीं है, मैं बाद में आपको फिर से रिकॉल करा दूंगा। लेकिन प्लीज टेल मी सर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? अभी तक C3 तक समझ में आया हाँ कि नहीं सर। आया? तो C3 आया ना सर? वेरी गुड सर। तो C3 मतलब क्या हो गया? C2 माइनस D1 प्लस D2। अब स्टेप 4 में क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट इनएलिजिबल क्रेडिट, जो रिवर्स हो जाता है D1 प्लस D2। मतलब ये रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसको आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये अमाउंट आपका रिवर्स हो जाएगा। तो इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। ये अभी जरूरत नहीं है, ये अभी जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको अभी, इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, ये छोड़ो, इसमें एनबीएफसी का केसेस छोड़ देते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो D1 प्लस D2 है, ठीक है, ये जो D1 प्लस D2 का एरिया है, ये आपको इनएलिजिबल है, मतलब ये क्रेडिट तो आपको हरगिज नहीं मिलने वाला है सर, ठीक है। मतलब आप क्रेडिट सोच रहे हो पर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो compute C3 separately for ITC, for CGST, SGST, UTGST or IGST. Compute summation of D1 plus D2 for the whole financial year by taking exempted turnover and aggregate turnover for the whole financial year before the due date for filing the return for September in the following financial year. ठीक है। Summation of D1 plus D2 greater than the amount already reversed every month. The differential amount has to be reversed in any month till the September in following financial year, and interest at the rate of 18% should be paid on such differential amount from 1st April of सक्सीडिंग ईयर टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अगर D1 प्लस D2 का अमाउंट आपका ऑलरेडी रिवर्स अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% के बेसिस में। इफ द अमाउंट ऑफ रिवर्स्ड अमाउंट ग्रेटर देन समेशन ऑफ D1 प्लस D2, द एडिशनल अमाउंट पेड हैज टू बी क्लेम्ड बैक एज क्रेडिट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ नॉट लेटर देन सितंबर। मतलब सितंबर के बाद तो नहीं मिलेगा, मतलब इस बार का क्रेडिट नेक्स्ट ईयर सितंबर के बाद तो और आपको नहीं मिलेगा। ये तो हम लोगों ने पहले क्लास में भी समझ चुका है सितंबर का खेल क्या चलता है। बस सर यही है, अभी तक का खेल तो यही रहा। बोलो सर, पूरा का पूरा खेल कुछ समझ में आया? किस तरह से हम लोग एक एक करके D1 D2 D3 सब कुछ एक एक करके हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। बोलो सर, एनी डाउट इन एनी पॉइंट? फिर से रिकॉल कराओ एक बार, बोलो सर बोलो। স্যার ওপরে একটা পয়েন্ট ছিল অপশন 1 অপশন এ বি বলে हाँ, वो ऑप्शन 1 ওটার ऑप्शन ए बी ইউজটা दैट इज फॉर एनबीएफसी, वो मैंने अभी तक डिटेल्स बोला नहीं, ये इसका कैलकुलेशन मैंने अभी तक बोला नहीं। दिस इज फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर बैंकिंग कंपनीज, इसमें अभी बात नहीं किया, ठीक है, इस पे मैंने अभी तक बात नहीं किया सर, ठीक है। ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 जो आप बोल रहे हो ना, दिस इज फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसी के केस में स्पेशल केसेस आता है, ठीक है, जो नेक्स्ट में वही बात होगा सर। लेकिन पहले मैंने आपको नॉर्मल बताया, अब उसके बाद मैं एनबीएफसी में बात कर पाऊंगा ना। आप लोग समझे कि नहीं समझे बात को? हाँ হ্যাঁ सर, স্যার ठीक है, दैट इज फॉर एनबीएफसी। यहाँ पर मैंने एनबीएफसी के बारे में कुछ नहीं बोला, ये सिर्फ मैंने नॉर्मल बिजनेस के बारे में बोला, ठीक है। तो आप पहले नॉर्मल बिजनेस को समझ जाओ, उसके बाद मैं आपको एनबीएफसी समझाऊंगा। तो बोलो सर, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ पूरा का पूरा केस, पूरा का पूरा केस मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। एनबीएफसी छोड़ देते हैं अभी 2 मिनट के लिए, प्रोविजंस तो पढ़ लिए, बट अभी कैलकुलेशन करना बाकी है एनबीएफसी का। खेल क्या था? अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस, ठीक है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? टोटल मतलब क्या होता है, कई बार हम प्रोडक्ट तो खरीद लेते हैं, बट उसके अंदर ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट होता है जो मैंने बिजनेस के लिए यूज नहीं करता, या फिर ऐसा भी होता है जो मेरा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ गुड्स में आता है। तो ये जो बिजनेस के लिए यूज नहीं होता या फिर जो एग्जेम्प्टेड होता है, उसको मैं अपोर्शन कैसे करूँ तो कैसे करूँ? तो उसके लिए हमें T1 T2 T3 इस सब का आवश्यकता होता है, ठीक है, एंड T4 ऑल्सो, ठीक है। T1 T2 T3 T4 का जरूरी होता है। तो T1 क्या हो जाता है? आपका इनपुट टैक्स, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस का इनपुट टैक्स। T2 यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, उसका इनपुट टैक्स। T3 फॉर ब्लॉक्ड क्रेडिट, जो मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। एंड रिमेनिंग जो आईटीसी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में रहेगा, दैट इज टोटल टैक्स से आपको बाकी अमाउंट लेस करना पड़ेगा, जो आप लोगों ने अभी देखा, अभी आप लोगों ने देखा। फिर C2 में क्या आ जाएगा? C1 से T4 को लेस करो, जो भी C1 होगा यहीं से T4 को लेस करो, क्योंकि T4 आपका वो वाला क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है जो टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई को इंक्लूड करता है, ठीक है।
हम लोगों ने इसको अभी कैलकुलेट किया। इवन हम लोगों ने D1, अच्छा C2 से आपको क्या करना है, D1 D2 को लेस करना है। तो C2 से जब D1 D2 को लेस करोगे तो उसके लिए आपको D1 और D2 को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो D1 क्या है वो भी आपने देखा है ना सर। D1 क्या है, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम्ड सप्लाईज। एग्जाम्ड सप्लाईज जैसे वो जो इजी फुटवेयर था उसमें एग्जेम्प्टेड क्या था, इजी फुटवेयर में एग्जेम्प्टेड क्या था सर, हवाई, है ना, जो हवाई बेच रहा था वो एग्जेम्प्टेड था। और टैक्सेबल क्या था, वो बाकी 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 अमाउंट। तो अल्टीमेटली D2 में क्या करना पड़ता है, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस इफ कॉमन यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। तो उसको क्या करना पड़ता है, जो भी C2 का वैल्यूएशन होता है उसका 5% लिया जाता है। तो इसमें से आप C2 से D1 D2 हटा दो तो फिर आपको बाकी अमाउंट क्या मिलेगा सर, क्रेडिट लेजर में अवेलेबल होगा। अब अल्टीमेटली आपको क्रेडिट कितना मिलेगा, क्रेडिट कितना मिलेगा आपको, T4 का जो डेटा है वो क्रेडिट मिलेगा और C3 का जो डेटा है वो क्रेडिट मिलेगा। सर इनएलिजिबल क्रेडिट क्या है, D1 और D2। इनएलिजिबल क्रेडिट क्या है, D1 प्लस D2, ये आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है, ये रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है। मतलब ये क्रेडिट आपको सोच रहे थे आपकी मिलेगा, बट नहीं सर ये मिलेगा नहीं आपको, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसी रिवर्स के बेसिस में ही हम लोग रूल पढ़ रहे थे यहाँ पर, इस रिवर्स के बेसिस में ही आपको यहाँ पर मैं बता रहा था कि अगर D1 प्लस D2 में, पहला बात 3 पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा, जब भी आप कंप्यूट करते हो D1 plus D2 for the whole financial year by taking exempted turnover and aggregate turnover for the whole financial year before the due date for filing the return for September in the following financial year। ठीक है, if summation of D1 plus D2 मतलब D1 plus D2 का टोटल अमाउंट अगर ज्यादा होता है, जो अमाउंट ऑलरेडी रिवर्स एवरी मंथ हो रहा है, द डिफरेंशियल अमाउंट हैज टू बी रिवर्स्ड, मतलब जो ज्यादा अमाउंट हो जाएगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा इन द मंथ टिल सितंबर, मतलब सितंबर के अंदर, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का सितंबर के अंदर रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी साथ में इंटरेस्ट देके at the rate 18% should be paid on such differential amount from 1st April of succeeding year till the date of payment, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो उसका। and if the amount reversed every month greater than summation of D1 D2 the additional amount paid has to be claimed, मतलब जो आप एक्स्ट्रा पे कर दोगे वो बाद में आप क्लेम कर सकते हो क्रेडिट के लिए। रिटर्न ऑफ द मंथ नॉट लेटर देन सितंबर, मतलब सितंबर से पहले कर दो भाई, सितंबर के बाद तो क्रेडिट आपको रिटर्न बैक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। लेकिन सर अभी भी कुछ बातें बाकी है, मैं आज और नहीं बताऊंगा, आज शायद बताऊंगा तो आप लोग और पागल हो सकते हो क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया था। ठीक है, नेक्स्ट दिन मैं क्या करूंगा आप लोगों को बताऊंगा सर, अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल, उसका कैपिटल गुड्स में किस तरह से रिवर्सल होता है, और फिर मैं आपको अब ये भी बताऊंगा एनबीएफसी के केस में क्या होता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा एक बार कर लूंगा। ठीक है, कैपिटल गुड्स एज वेल एज एनबीएफसी दोनों में आपके साथ बात करूंगा। और फिर मैं आपसे बात करने वाला हूं सर ब्लॉक्ड क्रेडिट पे। किस पे बात करूंगा सर, ब्लॉक्ड क्रेडिट पे। कुछ बच्चा अच्छा अभी डिस्कशन चलेगा, 1-2 क्लास और लगेगा इनपुट टेस्ट क्रेडिट में, तो ताकि आपको पूरा का पूरा ब्लॉक्ड क्रेडिट और एवरीथिंग आईटीसी का आपको समझ आ जाए सर। इन द मेन टाइम आपको थोड़ा मेहनत करना है सर, इन द मेन टाइम आपको थोड़ा मेहनत करना है। क्या मेहनत करना पड़ेगा सर आपको, आपको घर में जो भी मैं पढ़ाया आपको आज के क्लास में, आपको प्लीज इसको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा सर। अगर आप गो थ्रू नहीं करोगे तो आप कभी इसको याद नहीं रखते, मतलब आप भूल जाओगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा नहीं सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। वो जो समरी चार्ट में बता रहा था वो समरी से बता रहा था आपको, जो मैं स्टडी मैट भेजा उसी मैट के नीचे देखो आपको मिल जाएगा। ठीक है, समरी मैट जो समरी में दिखा रहा था आपको, वो स्टडी मैट के थोड़ा नीचे जाओ आपको मिलेगा। और जो नोट्स है वो तो आपको गो थ्रू करने से एक एक करके समझ में आ ही जाएगा कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज गो थ्रू करो और एकदम आराम से क्लियर कर लो आपका जो भी हुआ है अभी तक। बाकी कुछ अमाउंट जो मतलब एरिया बाकी है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, तो आईटीसी ऑलमोस्ट तब कवर हो जाएगा सर। ओके, बोलो सर, क्लियर हुआ ना सर? मैं मानता हूं थोड़ा सा ट्रिकी है बट इतना भी ट्रिकी नहीं है। क्या सर बहुत ट्रिकी लगा क्या मौसमी? ना सर। मौसमी, हाँ नंदिनी, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया? হ্যাঁ স্যার একটু একটু মানে একটু বুঝতে পেরেছিস, বাকিটা বুঝতে পারিস নি? না একটু পড়লে ঠিক হয়ে যাবে একটু পড়লে ঠিক হয়ে যাবে, यस सर, একটু পড়লে ঠিক হয়ে যাবে। ज्योति, प्रिया, बोलो सर, प्रियतमा। हाँ सर क्लियर है। ओके सर, तथा বোঝা গেছে? तथा क्लियर ना? স্যার বাকি সব জায়গা তো ঠিক আছে, সামেশনের জায়গাটা একটু দেখতে হবে। अच्छा एक बार गो थ्रू कर, एक बार सर गो थ्रू करो एक बार, ठीक है? अगर कोई डाउट रहे आस्क मी इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है?
एक बार गो थ्रू जरूर करो सर। मैं मानता हूँ क्योंकि थोड़ा सा काफी सारा चर्चा हुआ है, एग्जेम्प्टेड, नॉन एग्जेम्प्टेड, बिजनेस, नॉन बिजनेस, कंफ्यूजन थोड़ा है। बट क्या करें सर, अपोर्शन करना ही एक थोड़ा कंफ्यूजन है। किसी भी चीज को अपोर्शन करना ही कंफ्यूजन है। एक बिजनेस उसका 4 तरह का अलग अलग कॉन्सेप्ट, किसी में टैक्स लग रहा है, किसी में टैक्स नहीं लग रहा है। तो ये खुद ही अपने आप में एग्जाम मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो जब कॉन्सेप्ट खुद में ही ट्रिकी है तो फिर दिक्कत तो हो ही सकता है जब उसको कैलकुलेट किया जाए। ओके सर, नो इशू। ओके, नेक्स्ट क्लास में बात करें फिर यार, या फिर अभी कुछ सवाल है किसी के मन में तो करो सर। करेंटली एनी डाउट सर? ओके सर, ठीक है, बाय सर, फिर टाटा। बाय सर। ओके सर, बाय सर। टाटा सर, टाटा। बाय सर। बाय सर, बाय, टाटा। রাখছি স্যার। ওকে দাদা। স্যার বলছি ওই আপনি বলেছিলেন জিএসটি ক্যাপসুলটা আপনাকে